हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियाज क्लासेस। आज के सेशन में हम कंप्लीट यूनिट 18 को कवर अप करेंगे, जिसका नाम है ऑर्गेनाइजेशनल चेंज। दिस यूनिट इज पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट ऑर्गेनाइजेशन थियरी एंड बिहेवियर, MCO 1 MCOM second year IGNOU. Before we begin, if you like the videos that I'm sharing, do hit the like button. Do share your comments to let me know you find all this useful for your studies. Also, don't forget to subscribe so that you won't miss out on watching and learning from my videos. चलिए शुरुआत करते हैं हम इस यूनिट की, जिसका नाम है ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, विच इज यूनिट 18। सो जैसा कि हम हमेशा करते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे कि हमको इस यूनिट में क्या क्या टॉपिक्स जो है कवर अप करना है। जो फर्स्ट टॉपिक है वो हम स्टार्ट करेंगे एक छोटे से इंट्रोडक्शन से। ऑर्गेनाइजेशनल चेंज होता क्या है वो सब हम देखेंगे। देन वी विल स्टडी अबाउट द फोर्सेज ऑफ चेंज, देन द प्रोसेस ऑफ चेंज। प्रोसेस ऑफ चेंज के अंदर हम दो मॉडल्स देखेंगे। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द रेजिस्टेंस टू चेंज, देन ओवरकमिंग रेजिस्टेंस टू चेंज, मैनेजिंग चेंज, टारगेट्स टू चेंज, स्ट्रैटेजीज ऑफ चेंज, बिल्डिंग इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन, एंड फाइनली हम एक शॉर्ट समरी देखेंगे इस सारे टॉपिक्स का। ठीक है, सो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के चेंज के। चलिए हम ऑर्गेनाइजेशन चेंज जो टर्म है इसी से शुरुआत करते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल चेंज यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में कुछ चेंज। चेंज जो है एक टर्म, चेंज का मतलब क्या है? चेंज का मतलब कोई चीज बदल रहा है ना। तो द टर्म चेंज में बी डिफाइंड एज द रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग वन विद अ न्यू वन। तो कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चीज है, कोई भी एग्जिस्टिंग प्रोसेस है, ठीक है, कोई भी एग्जिस्टिंग गोल है हमारा, उसको हम क्या कर रहे हैं, उसमें हम चेंज ला रहे हैं, उसमें हम बदलाव ला रहे हैं। उस ओल्ड के बदले, उस ओल्ड प्रोसेस के बदले हम कोई न्यू प्रोसेस लेके आ रहे हैं। सो दैट इज चेंज। व्हेन एन ओल्ड थिंग, एन ओल्ड concept, an old way of producing something, an old goal is replaced with a new goal। ठीक है, सो चेंज का मतलब यही है कि कोई पुराना चीज जो है उसे हम रिप्लेस करते हैं किसी भी नए चीज से। नाउ चेंज रिजल्ट्स इन न्यू अपॉर्चुनिटीज, चैलेंजेस एंड ऑल्सो सम हार्डशिप। तो अगर हम चेंज की बात करें, हमेशा चेंज अच्छे के लिए नहीं होता। कभी कभी चेंजेस से हमारे लिए जो है वो बहुत हम मुश्किल में भी पड़ जाते हैं। ठीक है, कभी कभार चेंज करने से हमारे लिए बहुत अच्छा भी होता है। सो एक तरीके से चेंज जो है एक चैलेंजिंग है ना। कोई भी आप फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी प्रोडक्शन की बात ही करो, कोई टेक्नोलॉजी फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई टेक्नोलॉजी फॉलो कर रहे हो, ठीक है, वो टेक्नोलॉजी आप सालों से आप वही चीज करते आ रहे हो और आपको नॉर्मल जो है प्रॉफिट मिल रहा है। बट एकदम से कोई टेक्नोलॉजी चेंज हो गया, ठीक है, और आपका CEO बोलता है कि भाई अगर हम ये जो नया टेक्नोलॉजी है इसको अगर हम अडॉप्ट करें तो हमें जो है प्रॉफिट वो बहुत ज्यादा होगा। तो ये नया चीज को नया जो एक अपॉर्चुनिटी आपके सामने आया है, उस चीज को अडॉप्ट करना वो थोड़ा सा चैलेंजिंग लगता है ना। सब पहले तो आपको टेक्नोलॉजी इतना ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आपको नया टेक्नोलॉजी जो है एक्वायर करना पड़ेगा, फिर आपको खुद को जो है उसको समझना पड़ेगा, आपको जो अपने एम्प्लॉयज है उनको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट देके उनको समझाना पड़ेगा दैट हाउ टू यूज इट, है ना। सो ये जो है बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग टास्क है, और उसके बाद पता भी नहीं कि ये एम्प्लॉयज उसको कर पाएंगे कि नहीं, आपको प्रॉफिट मिलेगा कि नहीं, थोड़ा सा अनसर्टन सा रहता है ना। सो ये सारा चीज जो है चैलेंजिंग वाला चीज है, और ये इसके लिए हमें जो है बहुत ज्यादा हार्डशिप से गुजरना पड़ता है। तो चेंज से है जो है एक नया अपॉर्चुनिटी आता ही आता है, प्लस कभी कभार हमारे लिए चैलेंजिंग भी होता है, एंड इट विल ऑल्सो ब्रिंग इन सम हार्डशिप ऑल्सो। हमारा टॉपिक ऑर्गेनाइजेशनल चेंज है। अब ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम चेंज की बात करें तो किसी भी तरीके से हो सकता है, ठीक है। इसका मतलब हम एक नया प्रोडक्शन मेथड यूज कर रहे हैं, ठीक है, वी आर सेटिंग अप ऑफ अ न्यू प्रोडक्शन मेथड, या फिर प्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट्स, या फिर रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अडॉप्शन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कोई नया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कोई नया टेक्नोलॉजी चेंज हो गया उसको हम कर रहे हैं। चेंज फ्रॉम पब्लिक टू प्राइवेट ओनरशिप, पहले पब्लिक ओनरशिप था अब हम प्राइवेट ओनरशिप कर रहे हैं, ठीक है। तो कुछ भी चेंज जो है ऑर्गेनाइजेशन के व्यू पॉइंट से अगर आप देखो, डिफरेंट लेवल्स पे जो है आपके चेंज हो सकते हैं, ठीक है। कोई नया प्रोडक्ट लाइन ही आप लॉन्च कर रहे हो, पहले आप साबुन बनाते थे, अब आप बोल रहे हो चलो हम शैम्पू बनाएंगे, चलो अब हम बॉडी वॉश बनाएंगे। तो क्या हो गया, आप नया प्रोडक्ट लाइन जो है लॉन्च करने जा रहे हो, नया प्रोडक्ट जो है, नए तरीके का प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च कर रहे हो। तो ये जो चीज है ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे जो चेंज है दैट इज नोन एज ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, ठीक है। सो ये पूरा चैप्टर में हम ऑर्गेनाइजेशनल चेंज के बारे में पढ़ेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन में चेंज क्यों करना पड़ता है, किस तरीके से होता है, चेंज करने का प्रोसेस किस तरीके से है, अगर चेंज होता है तो क्या कोई लोग उसको रेजिस्ट करते हैं, रेजिस्ट कौन करेगा भाई, एम्प्लॉयज ही तो करेंगे। तो रेजिस्टेंस टू चेंज के बारे में हम पढ़ेंगे। अब
रेजिस्टेंस कर लिया लोगों ने, अब उसको मैनेजमेंट ओवरकम कैसे करेगा वो भी हमको देखना है ना। सो हम ओवरकमिंग रेजिस्टेंस टू चेंज भी देखेंगे, चेंज को आप किस तरीके से मैनेज करोगे, स्ट्रैटेजीज क्या है, और इन सब की मदद से चेंज जब भी होता है उससे आप अपने लिए फायदा करके आप किस तरीके से, हाउ विल यू बिल्ड एन इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन इन द मिडस्ट ऑफ ऑल दिस चेंज। ठीक है, सो ये सारी चीजें जो है चेंज के बारे में हमें पढ़ना है इस सारे यूनिट पे। काफी इजी सा यूनिट है, हम जस्ट चेंज के बारे में पढ़ रहे हैं, इजी टॉपिक है। सो हम आगे बढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन हमने अभी देख लिया है, अब हम देखेंगे फोर्सेस ऑफ चेंज। ठीक है, सो ऑर्गेनाइजेशन जो है बहुत ही ज्यादा आइसोलेशन में काम नहीं करता, एक ऑर्गेनाइजेशन कभी भी आइसोलेशन में काम नहीं करता। एक ऑर्गेनाइजेशन जो है इट इज अफेक्टेड बाय वेरियस फोर्सेस, बहुत सारे फोर्सेस होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन एक डायनामिक, ठीक है, किस तरीके से, डायनामिक एनवायरनमेंट में काम करता है। देयर आर वेरियस एक्सटर्नल फोर्सेस, बहुत सारे एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं जो टाइम टू टाइम जो है ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करते हैं। कोई भी फैक्टर हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन में, के बाहर कौन सा फैक्टर्स होंगे, डिफरेंट फैक्टर्स होता है, पॉलिटिकल हो गया, कोई जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स हो गया, ठीक है, कोई टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स हो गए, कोई भी फैक्टर में चेंज के कारण क्या होता है, इकोनॉमी में कुछ चेंज आ गई, ठीक है, तो इन सब से हमारे ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करता है। तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन जो है आइसोलेशन में काम नहीं करता और जो है डिफरेंट फोर्सेस जो होते हैं उसको अफेक्ट करते हैं। तो उन फोर्सेस के कारण जो हमें चेंज करना पड़ता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, अगर टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर का जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी ही चेंज हो गया, ठीक है। पहले जो है कोई टेक्नोलॉजी यूज होता था बट अब जो है कुछ और टेक्नोलॉजी यूज हो रहा है। तो अगर टेक्नोलॉजी चेंज होने से हमारे ऑर्गेनाइजेशन को भी चेंज करना पड़ेगा, है ना। अगर हम वो पुराना वाला मेथड यूज करते रहे, पुरानी वाली टेक्नोलॉजी लेके बैठे रहे, तो हमारा प्रोडक्ट तो भाई कोई खरीदेगा ही नहीं, कौन खरीदेगा। जैसे हम भी देखो, हम भी लेटेस्ट फोन वगैरह लेना चाहते हैं ना, सबसे ज्यादा मेगापिक्सल जिसमें हो, सबसे ज्यादा रेजोल्यूशन वाले कैमरा जिसमें हो, है ना, सबसे ज्यादा बैटरी लाइफ जिसका हो, तो हम ये जो है बेस्ट से बेस्ट पे जाते हैं, है ना। सो यहाँ पे भी अगर आप चेंज नहीं करोगे तो आपका प्रोडक्ट जो है पीछे रह जाएगा, आपका प्रोडक्ट जो है कोई भी बंदा नहीं खरीदेगा। तो यहाँ पे इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब भी चेंज आए उसके तुरंत ही आप एक्शन लो, तुरंत ही आप उसको अडॉप्ट करो, कुछ ना कुछ आप चेंज लाओ। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के कारण आपको भी चेंज करना पड़ता है। सो यहाँ पे जो है डिफरेंट फोर्सेस होते हैं जिसके कारण हमको हमारे ऑर्गेनाइजेशन को चेंज करना पड़ता है। एंड दिस कुड बी ईदर टू फोर्सेस, एक तो हो गया, पहला हो गया हमारा एक्सटर्नल फोर्सेस, ठीक है। देयर आर सम एक्सटर्नल फोर्सेस एंड देयर आर सम इंटरनल फोर्सेस। सो द फर्स्ट वन इज योर इंटरनल फोर्सेस एंड द सेकंड वन इज योर एक्सटर्नल फोर्सेस, ठीक है। इंटरनल फोर्सेस क्या हो गया, ऐसे फोर्सेस जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही अंदर ऐसे फोर्सेस जिसके कारण ऑर्गेनाइजेशन को कुछ ना कुछ बदलाव लाना पड़ता है, मे बी इन इट्स प्रोडक्शन स्टाइल, मे बी इन इट्स स्ट्रक्चर, मे बी इन इट्स हिरार्की, ठीक है। कोई भी लेवल पे किसी भी तरीके का चेंज लाना पड़ता है ड्यू टू इट्स इंटरनल फोर्सेस। इसके अलावा ड्यू टू इट्स एक्सटर्नल फोर्सेस, बाहर से कोई टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, कोई हमारी गवर्नमेंट ही बदल गई, ठीक है, सरकार ही बदल गई, उसके कारण चेंजेस हो गया, पॉलिटिकल फैक्टर्स चेंज हो गया। अब जाए यहाँ पे, अब देखोगे कि रशिया में वॉर वगैरह चल रहा है, या रशिया यूक्रेन के कारण हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको क्या वो इफेक्ट करेगा, हम क्या एक्सपोर्ट कर पाएंगे, इंपोर्ट कर पाएंगे। तो इन सब के चलते हमारा जो है जियोपॉलिटिकल, इसके कारण वॉर वगैरह के कारण हमें क्या इफेक्ट होता है। सो ये सारे एक्सटर्नल फोर्सेस में आते हैं, ठीक है। सो दो तरीके के फोर्सेस होते हैं, इंटरनल फोर्सेस एज वेल एज एक्सटर्नल फोर्सेस। तो सबसे पहला अगर हम इंटरनल फोर्सेस की बात करें, इंटरनल फोर्सेस में क्या क्या आता है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देखो क्या क्या चल रहा है, ठीक है। एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले तो लीडरशिप, अगर लीडरशिप का स्टाइल ही चेंज हो गया, पहले जो है पहला हमारा डेमोक्रेटिक था, अब बोल रहे हैं ऑटोक्रेटिक हो जाएगा, तो लीडरशिप में अगर कोई बदलाव हो गया, या फिर चेंज इन एम्प्लॉय प्रोफाइल, आपका जो एम्प्लॉय है वो भी जो है वो कोई मर गया, कोई ऐसे इंपॉर्टेंट एम्प्लॉय था वो मर गया, या फिर कोई एम्प्लॉयज रिटायर कर गए, या फिर उनका प्रमोशन हो गया, या रिजाइन कर दिया। तो ये सारी चीजें जो है एचआर वालों को देखना पड़ता है, ठीक है। कभी कभार जो होता है कि वुमेन एम्प्लॉय जो होते हैं, वुमेन एम्प्लॉय को बढ़ाओ, ऐसे पॉलिसीज आते हैं कि वुमेन एम्प्लॉय ज्यादा होने चाहिए, या जो भी एचआर पॉलिसीज या प्रैक्टिस होते हैं उनको आपको चेंज करना पड़ेगा। आपको जो एग्जिस्टिंग एचआर पॉलिसीज है वो बदलना पड़ेगा अगर आपको जो है इंटरनल पॉलिसी में कुछ भी चेंज होता है तो। नेक्स्ट इज चेंज इन एम्प्लॉयज मोरल एंड मोटिवेशन। अगर एम्प्लॉय का मोरल और मोटिवेशन हो गया, मोटिवेशन चेंज होगा, और ये मोरल और मोटिवेशन देखो कब चेंज होगा, जब आपका लीडरशिप चेंज होगा, ठीक है। सो अगर आपका लीडरशिप चेंज होगा, उसने लीडरशिप देखो, एक नया लीडर आ गया, नया लीडर आएगा तो क्या करेगा, नया पॉलिसी बनाएगा, और वो पॉलिसी एक ऐसा पॉलिसी है जो कि हमारे एम्प्लॉय को हार्म करता है। नया पॉलिसी बन गया कि भाई अब से जो है सारे लोग जो है 8 बजे तक बैठेंगे ऑफिस में,
अब इस पॉलिसी के कारण जो है एम्प्लॉय के मोरल इफेक्ट करेगा, उसका मोटिवेशन इफेक्ट करेगा ना। एम्प्लॉय सोचेगा यार मैं 6 बजे तक जो काम करता था 100% अपनी एफिशिएंसी से काम करता था, अब ये नया CEO आ गया, ये बोल रहा है कि भाई 8 बजे तक बैठो, मैं क्यों बैठूँ 8 बजे तक, जब मैं एफिशिएंटली 6 बजे तक अपना पूरा काम कर सकता हूँ एक दिन का, तो मैं 8 बजे तक क्यों बैठूँ, है ना। तो उसको भी गुस्सा आएगा, उसको फ्रस्ट्रेशन आएगा, वो रात को लेट घर पहुंचेगा, तो उसको फ्रस्ट्रेशन तो यार आता ही है ना। वो उसके मोराल को अफेक्ट करेगा, वो उसके जो वर्क है उसको वो थका थका रहेगा, उसके मोटिवेशन लेवल को अफेक्ट करेगा, वो गुस्से में काम करेगा। सो अगेन ये जो है दिस इज अगेन वन ऑफ द इंटरनल फोर्सेस। नेक्स्ट इज योर यूनियन इन्फ्लुएंसेस। जो यूनियन होते हैं, यूनियन आप देखते हो ऑर्गेनाइजेशन में यूनियंस होते हैं। सो द इन्फ्लुएंस ऑफ द यूनियन ऑन मेनी ऑर्गेनाइजेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ रिक्रूटमेंट, सेल्फ सर्विस कंडीशन, वेज रेट्स, इन सब से जो है ये सब भी अफेक्ट करते हैं, ये सब भी फॉर्म पार्ट ऑफ योर इंटरनल फोर्सेस। And finally, you have implementation of new technology. Technological development result in change of job, production and employee profile. More computers, automation and re-engineering programs result in substantial changes in most of the organization. So, कोई भी जो नया टेक्नोलॉजी, फॉर एग्जांपल नई टेक्नोलॉजी को आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो, ठीक है, तो क्या क्या चेंजेस इंटरनली आपको करना पड़ रहा है, वो सारा भी इन फोर्सेस में आता है। सो दिस इज योर फर्स्ट टाइप ऑफ फोर्सेस, दैट इज योर इंटरनल फोर्सेस। अब हम सेकेंड टाइप ऑफ फोर्सेस को देख लेते हैं, दैट इज योर एक्सटर्नल फोर्सेस। एक्सटर्नल फोर्सेस क्या है कि आपका जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, आपका जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उस ऑर्गेनाइजेशन के बाहर जो भी चीजें हैं, बाहर जो भी फोर्सेस है, जैसे कि कंपटीशन हो गया, दूसरे जो, अब आप देखो, अब आपका ऑर्गेनाइजेशन छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन ऐसा नहीं है कि कोई एक डिस्ट्रिक्ट में है, आपका ऑर्गेनाइजेशन जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट के लोगों से भी कंपेयर कर, जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जो फर्म्स है उससे भी कॉम्पीट कर रहा है, दूसरे स्टेट में जो फर्म्स है उनसे कॉम्पीट कर रहा है, दूसरे कंट्री में जो सेम टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं आप उनसे भी कम्पीट कर रहे हो। कहने का मतलब है यहाँ पे एक ग्लोबल लेवल का कंपटीशन है, ठीक है। नाउ यू विल हैव टू फेस कंपटीशन एट द ग्लोबल लेवल। तो मर्जर एक्विजिशन वगैरह बहुत ही ज्यादा बढ़ गया, मर्जर एक्विजिशन वगैरह से क्या होता है, सब कुछ ग्लोबल हो गया है, ठीक है। तो आपका कंपटीशन लेवल भी है जो बहुत ही ज्यादा हाई हो गया है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द एक्सटर्नल फोर्सेस। नेक्स्ट इज योर इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन। अगेन इकोनॉमी में कोई भी फ्लक्चुएशन हो गया, इंटरेस्ट रेट बदल गया, सिक्योरिटी मार्केट में कुछ चेंजेस आ गया, एक्सचेंज रेट चेंज आ गया, कोई भी चेंज आ गया, that will also be a part of your external forces. Next is social trends, ठीक है। social trend जो है वो चेंज होता रहता है, कोई भी ट्रेंड हो गया, जैसे कि इंक्रीज इन कॉलेज अटेंडेंस हो गया, डिलेड मैरिजेस बाय यंग कपल, वो भी एक ट्रेंड ही है, ठीक है। इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन, वुमेन जो थे वो पहले जो थे इतने ज्यादा आउटगोइंग नहीं थे, इतने ज्यादा इकोनॉमी की बात करो ज्यादा वो डिपेंडेंट नहीं थे, बट अगर आप अभी देखो, ज्यादा पहले वो डिपेंडेंट थे पहले ना, बट अभी वो देखो वो सेल्फ डिपेंडेंट है, उनको किसी की जरूरत नहीं है, वो बहुत ही ज्यादा हाईली एजुकेटेड है वुमेन, बहुत ही ज्यादा टॉप पोस्ट पे हैं, और वो जो है एकदम सेल्फ सफिशिएंट टाइप बनते चले जा रहे हैं। सो अगेन ये जो है इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन हो गया एंड अदर बैकवर्ड कम्युनिटीज हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है, ये सारी चीजें ये बदलाव दिखा रहे हैं कि हमारे सोसाइटी में जो है बहुत बदलाव हो रहा है। सो दिस ऑल फॉर्म पार्ट ऑफ योर सोशल ट्रेंड्स and all these will result in fluctuation in the demand for product used by these groups. So ये जो लोग हैं इनके डिमांड अलग होंगे, ठीक है। लड़कियां भी अब डिफरेंट तरीके के प्रोडक्ट्स यूज करती हैं, कोई भी कुछ भी ले लो, कोई भी आप एग्जांपल ले लो, बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में जो चीजें हैं वो हम खरीदना पसंद करते हैं। तो सोशल ट्रेंड्स को जो है, सोशल ट्रेंड्स के कारण जो है हमारे ऑर्गेनाइजेशन को भी बदलना पड़ता है। अगर हम पुरानी चीजों के ही बैठे रहे, पुराने जो स्टीरियोटाइपिंग जैसे होता था वो सब हम दिमाग में रखते हुए अगर वैसी चीजें करते रहेंगे तो हम जो है आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमें जो है एक मॉडर्न तरीके से सोचना पड़ेगा, हमारी जो विचारधारा है आज के सोशल ट्रेंड्स के हिसाब से होना चाहिए, ठीक है, तभी हम जो है आगे बढ़ पाएंगे। एंड फाइनली यू हैव ग्लोबल पॉलिटिक्स। ग्लोबल में जो भी पॉलिटिक्स चल रहा है, जैसे अभी जैसे किसी भी तरीके का पॉलिटिक्स हो गया, किसी भी तरीके का वॉर हो गया, उसके कारण जो पॉलिटिक्स चलता है उन सब से हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे क्या फर्क पड़ता है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है। सो दिस विल ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स दैट विल लीड टू चेंज, ठीक है, इन सब के कारण। सो हमने क्या देखा, हमने दो फोर्सेस देखे, इंटरनल फोर्सेस एंड एक्सटर्नल फोर्सेस, जिसके कारण हमारे ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है, ठीक है। सो ये वो फैक्टर्स है जिसके कारण, जिसके वजह से हमारे ऑर्गेनाइजेशन को चेंज करना पड़ता है। बी इट पॉलिसी में कोई चेंज कर दिया, गोल्स में कोई चेंज कर दिया, स्ट्रक्चर में कोई चेंज कर दिया, हिरार्की में कोई चेंज कर दिया, हमने लीडरशिप में कोई भी रीजन के कारण हमें अगर अपने ऑर्गेनाइजेशन में चेंज करना पड़ रहा है तो वो ये दो फोर्सेस हैं। सो ये जो टेबल है, टेबल 18.1, यहाँ पे
एकदम क्लियरली एग्जाम्पल के साथ दिया गया है अबाउट द फोर्सेस ऑफ चेंज। जो हमने एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्सेस देखे उसी को जो है एक एग्जाम्पल के तरीके से इन्होंने यहाँ पे बताया, ठीक है। कोई भी आप ले लो, फॉर एग्जाम्पल आप सोशल ट्रेंड्स ले लो, यहाँ पे देखो इंक्रीज इन एजुकेटेड क्लास। अभी एजुकेटेड क्लास देखो बढ़ता चला जा रहा है। पहले इतने एजुकेशन नहीं था, है ना, पहले तो लोगों को एक्सेस नहीं था इतने एजुकेशन का, बट अब जो है ऑनलाइन क्लासेस हो गए हैं, सब कुछ के कारण क्या हो गया, सबके पास जो है, जिसके पास भी मोबाइल है उसके पास एजुकेशन अवेलेबल है ना। सो यहाँ पे जो है एजुकेटेड क्लास बदल गया है, डिलेड, देयर इज डिलेड मैरिजेस, देयर इज अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन एंड रिजर्व्ड कम्युनिटीज। तो दिस इज अगेन पार्ट ऑफ सोशल ट्रेंड, जो कि पार्ट ऑफ सोशल ट्रेंड विल बी अ पार्ट ऑफ एक्सटर्नल forces. And then you have competition, new technology development, changes in government policy, economic fluctuation, global policy, ये सारी जो चीज़ें हैं हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली, ठीक है। ये सिंपल एग्जांपल्स हैं, ठीक है। इनके इंटरनल में अगर जैसे हमने लीडरशिप के बारे में पढ़ा कि किस तरीके का लीडरशिप है, डेमोक्रेटिक है, ऑटोक्रेटिक है। अगर एकदम से डेमोक्रेटिक से ऑटोक्रेटिक में कोई चेंज आ गया, ठीक है, सो दैट विल बी अ इंटरनल फोर्स जिसके कारण हमें चेंज करना पड़ रहा है। चेंज इन एम्प्लॉय का प्रोफाइल, इंप्लीमेंटेशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, यूनियन इन्फ्लुएंसेस, चेंजेस इन एम्प्लॉय मोरल एंड मोटिवेशन। सो इसके ये सिंपल एग्जांपल दिए गए हैं जो कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। सो दिस इज अ टेबल दैट इज गिवन इन पेज नंबर 19 ऑफ योर बुक्स, टेबल 18.1। सो हमने यहाँ था अभी तक क्या देखा, हमने चेंज देखा होता क्या, और हमने ये देखा कि क्या क्या फोर्सेज है, इंटरनल फोर्सेज हो गया और एक्सटर्नल फोर्सेज हो गया, जिसके कारण आपको क्या करना पड़ता है, आपके ऑर्गेनाइजेशन को चेंज करना पड़ता है। अब आगे हम देखेंगे प्रोसेस ऑफ चेंज, ठीक है। चेंज जो है, चेंज का प्रोसेस भी होता है क्या, बिल्कुल प्रोसेस होता है। अ सक्सेसफुल चेंज प्रोसेस इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग 3 स्टेप्स। तो एक सक्सेसफुल चेंज होना, हमने बोला कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन को चेंज तो करना, आप चेंज करना प्रोसेस भी होता है। तो एक सक्सेसफुल चेंज के लिए क्या क्या स्टेप्स होते हैं। अ सक्सेसफुल चेंज प्रोसेस इन्वॉल्व्स 3 स्टेप्स। पहला, आप आइडेंटिफाई द नीड फॉर चेंज। सबसे पहले तो आप आइडेंटिफाई करोगे कि क्या कोई चेंज की जरूरत है। आप देखो, अगर आप खुद की बात ही करो, आप पहले खुद को एनालाइज करोगे, आप देखोगे क्या मुझे कोई चेंज का, क्या मुझे बदलाव की जरूरत है। अगर मुझे ये एग्जाम है, ठीक है, इग्नू का यही पेपर है, अगर मुझे ये एग्जाम पास करना है तो क्या मेरे को अपने में कोई बदलाव लाना पड़ेगा, क्या मुझे सुबह 6 बजे उठना पड़ेगा, क्या मुझे क्या करना पड़ेगा। सो फर्स्ट यू विल सी कि क्या कोई चेंज की ज़रूरत है, या फिर क्या मैं जो मेरा ऑलरेडी जो टाइम टेबल फॉलो कर रहा हूँ उससे मेरा काम हो जाएगा। तो दैट इज, यू नीड टू पॉन्डर अपॉन दैट, यू नीड टू थिंक अपॉन दैट, ठीक है। सो दैट इज योर फर्स्ट स्टेप, दैट इज आइडेंटिफाई द नीड फॉर चेंज। सेकंड इज कल्टिवेटिंग अ न्यू बिहेवियर और सब्सटीट्यूट, यानी कि आप देखोगे कि इज देयर अ नीड टू कल्टिवेट अ न्यू बिहेवियर। क्या मेरे को सुबह 5 बजे उठना चाहिए, क्या मैं 6 बजे उठूं क्या सुबह, या फिर अभी जो मैं जैसे 9 बजे उठ रहा हूँ उसी में काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। देन द थर्ड वन इज फीलिंग कंफर्टेबल विद द न्यू सिचुएशन। अब आपने सोच लिया कि भाई मैं कल से जो है 6 बजे उठ के पढ़ूंगा, ठीक है। अब आप जो है कल 6 बजे उठे, फिर आप परसों भी 6 बजे उठे, फिर तरसों भी 6 बजे उठे, ऐसे हफ्ता महीना आप जो है सुबह 6 बजे उठ रहे हो। तो क्या हो गया, एक नया जो है नया रूटीन आप फॉलो कर रहे हो, एंड यू शुड फील कंफर्टेबल विद दिस न्यू सिचुएशन। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ चेंज, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको आपका एग्जाम्पल लेके दिया, वैसे ऑर्गेनाइजेशन में भी ऐसा ही होता है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन में भी किसी भी कोई फॉर एग्जाम्पल टेक्नोलॉजी के कारण चेंज आ गया, तो उस टेक्नोलॉजी में आपका ऑर्गेनाइजेशन पहले सब सीईओ का मीटिंग होगा, है ना, टॉप लेवल लोगों का मीटिंग होता है, सब आके बैठते हैं और सब डिस्कस करते हैं क्या हमें चेंज की जरूरत है, शुड बी चेंज। फिर हम बोलते हैं कि हमें चेंज के लिए क्या क्या स्टेप्स करने चाहिए, ये करने चाहिए, है ना। एंड फाइनली यू विल अप्लाई ऑल दो स्टेप्स एंड you will see that whether you are comfortable with that situation or not. So this is the process of change. देखो मोटा मोटी जो है चेंज के प्रोसेस में यही होता है। नाउ चेंज में मैंने आपको बताया है, प्रोसेस में जो है हमको 2 प्रोसेस देखने हैं, ठीक है। जो पहला है दैट इज योर लुइन्स मॉडल, ठीक है, लुइन्स मॉडल ऑफ चेंज। तो लुइन्स मॉडल के हिसाब से लुइन ने एक हमें मॉडल दिया है चेंज का प्रोसेस जो है, उसमें बहुत सारे स्टेप्स उन्होंने बताए कि ऐसे ऐसे स्टेप्स होते हैं जिनके हेल्प से हम जो है ऑर्गेनाइजेशन में चेंज कर सकते हैं। सो जो स्टेप्स है वो ये तरीके के हैं। ये पहला वाला है, ठीक है, पहला है हमारा लुइन मॉडल जो हमको पढ़ना है। तो इन्होंने क्या स्टेप्स बताए, इन्होंने बताया है देयर इज अनफ्रीजिंग, देयर इज मूविंग एंड देयर इज रीफ्रीजिंग, ठीक है। अब ये लुइन का फुल नेम है कर्ट लुइन। So according to Kurt Lewin, the change process consists of 3 steps. तो इनके हिसाब से जो चेंज का प्रोसेस है इसमें 3 स्टेप्स होते हैं, ठीक है। अनफ्रीजिंग द स्टेटस, मूवमेंट टू अ न्यू स्टेज एंड रीफ्रीजिंग ऑफ द न्यू चेंज टू मेक इट परमानेंट, ठीक है। सो अनफ्रीजिंग हो गया, मूविंग हो गया एंड रीफ्रीजिंग हो गया। तो यहाँ पे अनफ्रीजिंग में क्या होता है, सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करते हो कि इज देयर अ नीड फॉर चेंज, ठीक है। आप देखते हो कि
क्या हमें नीड की जरूरत है, ठीक है। अनफ्रीजिंग इज द प्रोसेस बाय विच पीपल आर मेड टू रियलाइज द नीड फॉर चेंज, ठीक है। एनवायरमेंटल प्रेशर्स, डिक्लाइनिंग परफॉर्मेंस, रिकॉग्निशन ऑफ अ प्रॉब्लम और अवेलेबिलिटी ऑफ अ बेटर वे ऑफ डूइंग थिंग्स मे स्पीड अप अनफ्रीजिंग। तो अनफ्रीजिंग प्रोसेस में हम बस यही देखते हैं कि क्या हमें चेंज की जरूरत है। आप देख रहे हो कि हमारा प्रोडक्शन जो है कम होता जा रहा है, इसको बढ़ाने के लिए क्या हमें कोई चेंज की जरूरत है। भाई टेक्नोलॉजी नया आ गया, तो क्या हमें वो नया टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। सो ऑल दीज थिंग्स जो है दे कम अंडर योर अनफ्रीजिंग स्टेप, ठीक है। Changes introduced without undergoing this process of unfreezing are sure to fail due to unawareness and resistance on the part of employees। तो हमें जो है सबसे पहले ये स्टेप के बिना अगर आप आगे बढ़ जाओगे ना तो आप फेल हो जाओगे, यही कहने का मतलब है। यू विल रिड्यूस द रेजिस्टेंस फोर्सेस टू चेंज। तो अनफ्रीजिंग करने से ना इट विल हेल्प यू टू रिड्यूस द रेजिस्टेंस, ठीक है। अगर लोग रेजिस्ट नहीं करेंगे, अगर आप लोगों की सहमति लो, एम्प्लॉय से बोलो कि भाई ये प्रॉब्लम आ रही है, क्या हमें ये करना चाहिए, उनका भी अगर पार्टिसिपेशन लो, उनको भी ये रियलाइज कराओ कि भाई ये जो है एक प्रॉब्लम है जो ऑर्गेनाइजेशन फेस कर रहा है। तो अगर सबका अवेयरनेस होगा, सबके साथ प्रॉपर आप कम्युनिकेशन करोगे तो जो है यू विल सी दैट जब आप नया टेक्नोलॉजी लाओगे ना रेजिस्टेंस नहीं रहेगा चेंज में, ठीक है। एकदम से आप जो है पहले टाइपराइटर पे काम करते थे, बट आप लोगों को, एम्प्लॉयज को पहले ही बोल के रखोगे भाई हम जो है 1 साल में कंप्यूटर लाने वाले हैं, कंप्यूटर से जो है इससे अच्छा होगा, सबको काम करने में आसानी होगा। ये बार बार बोल बोल के फिर आप जब चेंज लाओगे ना तो एम्प्लॉयज जो है ज्यादा जो है इसको रेजिस्ट नहीं करेंगे। सो ये जो है एक तरीके से आपको माइंड जो है सेट कराता है। इट विल हेल्प यू मेक अप द माइंड ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज सो दैट दे डोंट रेजिस्ट टू दिस चेंज, एंड दिस इज द फर्स्ट स्टेप अकॉर्डिंग टू दिस लुइन मॉडल। जो हमारा सेकेंड स्टेज है दैट इज द स्टेज ऑफ मूविंग। द सेकेंड स्टेज इज द चेंजिंग और द मूविंग स्टेज। नाउ दिस इन्वॉल्व्स taking action to modify a situation by changing such things such as people, task, structure and technology of the organization। तो यहाँ पे जो है हम एक्चुअल जो है चेंज करते हैं, ठीक है। कोई भी स्ट्रक्चर में हो गया, कोई भी टेक्नोलॉजी में हो गया, कोई टास्क हो गया, कोई ग्रुप हो गया, कोई इंडिविजुअल कंपोनेंट में आपको चेंज करना है। आपको जहाँ पे लगता है कि बदलाव की जरूरत है वहां पे आप एक्चुअली क्या कर रहे हो, आप चेंज को ला रहे हो। द थर्ड स्टेप इज योर रीफ्रीजिंग। The final stage in the change process is refreezing, which consists of making the new task, technology and relations relatively permanent। तो हम क्या कर रहे हैं, ये सारा जो हमने चेंज कर रहा है उसको हम परमानेंट बनाते हैं, ठीक है। और आप परमानेंट किसी चीज को कैसे बनाते हो, बाय रीइंफोर्सिंग देम, ठीक है। आप एक ही चीज को बार बार करते जाओ, दिन भर हर दिन वही चीज करते जाओ, ठीक है। महीना हर वही चीज करते जाओ, साल वही चीज करते जाओ, तो वो जो नई चीज है वो सबके दिमाग में बैठ जाती है, ठीक है। दैट इज योर रीइंफोर्समेंट। तो कोई भी नया टास्क हो गया, कोई भी नई टेक्नोलॉजी हो गई, अगर आप उसको यू विल कीप रिपीटिंग देम तो आपके सबके माइंड में जो है वो बस जाएगा। इट विल गेट रिफ्रीज्ड इन ऑल द माइंड्स ऑफ दिस पीपल, ठीक है। सो ये जो है हमारा मॉडल किसने दिया है, हमको लुइन मॉडल ने दिया है। लुइन जो है इस बंदे ने हमको, कर्ट लुइन जो है इस बंदे ने हमको ये मॉडल दिया है, मॉडल ऑफ चेंज प्रोसेस। कितने स्टेप्स है भाई, 3 स्टेप्स है। अनफ्रीजिंग हो गया, मूविंग हो गया और रीफ्रीजिंग हो गया, ठीक है। सो दीज आर द 3 स्टेप्स अकॉर्डिंग टू द लुइन्स मॉडल ऑफ चेंज प्रोसेस। तो मैंने आपको बताया कि प्रोसेस जो है, प्रोसेस में हमें 2 मॉडल सीखने हैं। तो पहला हो गया ये लुइन मॉडल। अब सेकंड मॉडल कौन सा है, सेकंड जो है आपका दैट इज योर कंटिन्यूअस प्रोसेस मॉडल, ठीक है। सेकंड मॉडल कौन सा हो गया, कंटिन्यूअस प्रोसेस मॉडल। अब लोगों ने ये बोला कि भाई जो लुइन का मॉडल है वो बहुत ज्यादा सिंपल है, बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, एंड इट डज नॉट डील विद सेवरल इंपॉर्टेंट इशू। उन्होंने बोला बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट इश्यूज है जिनसे तो ये डील ही नहीं करता। हेंस द सेकंड मॉडल ऑफ चेंज प्रोसेस कंटिन्यूअस इसलिए उस की खामियों को हटाने के लिए हम जो है इस नए मॉडल को लेके आए, ठीक है। सो हमने ये बोला कि लुइन मॉडल जो है बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। नाउ कंटिन्यूअस प्रोसेस मॉडल जो है, ये जो मॉडल है इट विल ट्रीट द चेंज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ टॉप मैनेजमेंट, ठीक है। जो टॉप मैनेजमेंट है उसके पर्सपेक्टिव से जो है चेंज को हम यहाँ पे देखेंगे। This model treats the change from the perspective of top management, and in this approach the top management perceives that certain forces or trends call for change and the issue is referred to organization's usual problem solving and decision making process, ठीक है। So यहाँ पे जो top management होता है, टॉप मैनेजमेंट का व्यू से यहाँ पे हम देखते हैं टॉप मैनेजमेंट क्या करता है, परसीव करता है कि कोई भी नया ट्रेंड आ जाए तो हमें जो है चेंज करना पड़ेगा। द टॉप मैनेजमेंट डिफाइंस द गोल्स टू बी अचीव्ड आफ्टर द चेंज। और कोई भी चेंज के बाद जो है ये जो टॉप मॉडल है यही बोलेगा कि हमें जो है हमारा गोल जो है इस प्रकार से होगा। नाउ
alternatives for change are also considered and evaluated and an acceptable one is selected. तो यहाँ पे हमारे सामने जब टॉप मैनेजमेंट उस काम कर रहा है so there will be different types of alternatives. तो इनमें से कौन से alternatives को चूज करेगा हमारा टॉप मैनेजमेंट, इट विल अगेन डिपेंड ऑन टॉप मैनेजमेंट ओनली. तो यहाँ पे जो है सिंपल सी बात है कि टॉप मैनेजमेंट जो है सारा काम कर रहा है, उसके व्यू पॉइंट से जो है हम सब कुछ यहाँ पे देख रहे हैं. Now here is a diagram that is given in page number 21. ठीक है, figure 18.2 which shows you the change process model of organizational change. Now the top management may seek the assistance of a change agent or a person responsible for managing the change effort who may be a member of the organization or an outsider. अब जो देखो टॉप मैनेजमेंट काम कर रहा है तो टॉप मैनेजमेंट के पास जो है ज़्यादा पावर रहता है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, वो एक आउटसाइड बंदे को हायर कर सकते हैं. डिफरेंट तरीके के लोग होते हैं जो कि चेंज को हैंडल करना चाहते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं. ठीक है, तो हमारा टॉप मैनेजमेंट जो है ऐसे एक्सपर्ट्स की मदद ले सकता है. तो ऐसा एक्सपर्ट जो होता है वो या तो इंटरनल होगा या एक्सटर्नल होगा. इंटरनल बंदा ऐसा बंदा जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के पॉलिसीज वगैरह को जानता होगा, और एक या फिर एक ऐसा एक्सटर्नल बंदा हो सकता है जो कि एक्सटर्नल बाहर जो हो वो ऑर्गेनाइजेशन से. सो हमारा जो एजेंट जो है किसी भी तरीके का हो सकता है, इंटरनल एजेंट भी हो सकता है या फिर हमारा एक्सटर्नल एजेंट भी हो सकता है. अब ये सारा हमारा जो प्रोसेस है, ये यहाँ पे आप जो फिगर में देख रहे हो, दिस विल शो यू द चेंजेस. ठीक है, द चेंज प्रोसेस मॉडल जो है उसके स्टेप्स हैं. लाइक देर आर वेरियस फोर्सेज ऑफ चेंज, यू विल रिकॉग्नाइज एंड डिफाइन योर प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस रहता है, यू विल इम्प्लीमेंट द चेंज, देन देर इज ट्रांजिशन मैनेजमेंट एंड देर इज मेजर, कंट्रोल एंड इवेल्यूएशन. अब इनमें से कुछ स्टेप्स जो है वही है जो कर्ट लुईन वाले मॉडल में थे, बट यहाँ पे जो है एक स्टेप आता है मेजर, कंट्रोल, इवैल्यूएट. ठीक है, ये जो है लुईन मॉडल में आपका नहीं था. ये जो फाइनल स्टेप है इन दिस मॉडल इज मेजरमेंट, इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल. Through this process, the top management determines the effectiveness of the change process by evaluating various indicators of organization productivity और employees morale. तो यहाँ से पे जो है सिंपल हमारा टॉप मैनेजमेंट जो है मेजर करता है कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग में ऐसा हमारा मेजरमेंट था, नए वाले के साथ हमारा ये मेजरमेंट आ रहा है, तो इससे जो है हमारा टॉप मैनेजमेंट क्या करेगा, इवैल्यूएट करेगा, सिचुएशन को क्या करेगा, वो इवैल्यूएट करेगा. ठीक है, सो दिस इज योर चेंज प्रोसेस मैनेजमेंट. यहाँ पे देखो मैंने जो चेंज एजेंट आपको बताया, चेंज एजेंट जो है कोई भी हो सकता है, ही कुड बी एन आउटसाइडर और ही कुड बी एन इनसाइडर, ही कुड बी समवन हु नोज अबाउट अवर ऑर्गेनाइजेशन, कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी जो प्रोसेस वगैरह कैसे चल रहा है, ऐसा बंदा हो सकता है जिसको पहले से ही ये चीजें जो है वो पता हो. ठीक है, सो दिस इज योर सेकंड मॉडल. सो हमने क्या देखा, हमने जो है ऑर्गेनाइजेशन जो है, ऑर्गेनाइजेशन में जो चेंज होता है, जो प्रोसेस ऑफ चेंज है, प्रोसेस ऑफ चेंज के हमने दो मॉडल्स देखे. पहला हमने देखा लुईन मॉडल जो कर्ट लुईन ने हमको दिया था, जिसमें कि 3 स्टेप्स थे, अनफ्रीजिंग, मूविंग एंड रीफ्रीजिंग. फिर हमने ये देखा चेंज प्रोसेस का जो कंटिन्यूअस प्रोसेस मॉडल है, उसमें हमने देखा उसमें क्या क्या चीजें होता है. अगला नेक्स्ट हम देखेंगे रेजिस्टेंस टू चेंज. ठीक है, अब रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस टू चेंज इज एन एटीट्यूड और बिहेवियर दैट शोज अनविलिंगनेस टू अप्रूव अ पर्टिकुलर चेंज. ठीक है, अब आपके सामने भी कोई एकदम से चेंज आ गया. ठीक है, अगर पहले जो था पेपर ऑफलाइन होता था, अब एकदम से बोल दिया कि कभी अगला टर्म जो है आपका ऑनलाइन होगा, तो एकदम से आपके सामने चेंज आ गया, तो क्या आप उसको चेंज को रेजिस्ट करोगे? जिन लोगों के पास कंप्यूटर नहीं है वो बोलेंगे, जो टाइपिंग में अच्छे नहीं है वो लोग बोलेंगे, वो रेजिस्ट करेंगे चेंज को, बोलेंगे कि भाई नहीं 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 ये चेंज मत करो, जो ऑफलाइन मोड था वही ज्यादा अच्छा था. तो ये क्या है, ये एक एटीट्यूड है, एक बिहेवियर है जो कि शो करता है अनविलिंगनेस टू अप्रूव अ पर्टिकुलर चीज, है ना. रेजिस्टेंस का मतलब ये यही है कि कोई चेंज आ रहा है और आप उसको क्या कर रहे हो, उसको आप जो है वो रेजिस्ट कर दे रहे हो. नाउ दिस रेजिस्टेंस इज टू बी ओवरकम फॉर सक्सेसफुल चेंज. इस रेजिस्टेंस को ओवरकम करना, इसको ओवरकम करना ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो इसको ओवरकम करना ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर जो है रेजिस्टेंस जो है को ओवरकम नहीं किया तो हम चेंज को ला नहीं पाएंगे. Sometimes resistance to change serve as a feedback to reconsider the proposed change. तो टॉप मैनेजमेंट ने कोई नया चेंज का डिसीजन ले लिया, ठीक है, बट ये लोगों ने अपोज किया. अब टॉप मैनेजमेंट पूछेगा भाई तुम लोग अपोज क्यों कर रहे हो, तो लोग अपना रीजन बताएंगे. कभी कभार क्या होता है, ये अच्छे के लिए ही होता है ना, कभी कभार ये जो डिसीजन होता है टॉप मैनेजमेंट का वो ऑर्गेनाइजेशन के हित में नहीं होता कभी कभार. सो टॉप मैनेजमेंट जो है रिकंसिडर कर सकता है अपने डिसीजन को. तो हमेशा रेजिस्टेंस बुरा भी नहीं होता, ये एक तरीके से फीडबैक के लिए भी हमें जो है एक फीडबैक भी देता है कि क्या पता हम गलत पाथ पे जा रहे हो, है ना. सो रेजिस्टेंस जो है इट कैन ऑल्सो बेनिफिट द ऑर्गेनाइजेशन. हमेशा हम इसको नेगेटिव लाइट में ना देखें, हम इसको पॉजिटिव लाइट में भी देख सकते हैं कि भाई कभी कभार क्या पता ये ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट में ही हो.
सो अब हम रेजिस्टेंस का सोर्स देखेंगे। अब रेजिस्टेंस करता कौन है, रेजिस्टेंस का जो है सोर्स, मेन सोर्स कहाँ पे है, ये इसका मेन सोर्स, दो मेन सोर्सेस है। पहला आपका हो गया ऑर्गेनाइजेशनल रेजिस्टेंस, सेकंड आपका हो गया इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस, ठीक है। सो अगर हम फर्स्ट टाइप यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल रेजिस्टेंस की बात करें तो फॉलोइंग 6 मेजर सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल रेजिस्टेंस हैव बीन आइडेंटिफाइड। सो पहला जो ऑर्गेनाइजेशनल रेजिस्टेंस है दैट यू कैन सी इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चरल इनर्शिया। नाउ एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज बिल्ट इन मैकेनिज्म और सिस्टम टू मेंटेन स्टेबिलिटी। इट मे बी ट्रेनिंग एंड अदर सोशलाइज्ड टेक्निक और फॉर्मुलेशन प्रोसीजर्स। नाउ द पीपल आर रिक्रूटेड, they are trained and they are shaped to behave in certain ways. When change is proposed in any of these systems and procedure, the existing employees may not accept it. तो कोई भी टेक्नोलॉजी हो गया, कोई भी स्ट्रक्चर हो गया, उस चीज के लिए जो है आपने ऑलरेडी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट दे रखा है अपने एम्प्लॉयज को, बट अगर वो स्ट्रक्चर चेंज हो गया जिसके कारण लोग रेजिस्ट कर रहे हैं, दैट इज योर स्ट्रक्चरल चेंज, ठीक है। जो भी स्ट्रक्चरल इनर्शिया जो है, जो भी स्ट्रक्चर के कारण जो चेंज आ रहा है, दैट विल कम अंडर योर स्ट्रक्चरल इनर्शिया, ठीक है। Second one is your limited focus of change. Now, organization consists of interdependent subsystem. We cannot change one without changing the other. यानी कि limited focus of change. आप जो है देखो, organization जो है एक ही system नहीं है. It is a part of various systems. There are various subsystems in the organization. ठीक है, बहुत सारे subsystems होते हैं कोई भी टास्क करने के। अब आप किसी में अगर आपने इसको चेंज किया, अगर आपने फॉर एग्जांपल इस वाले को चेंज किया, तो इन दोनों में भी चेंजेस आएगा कि नहीं, इन दोनों में भी पक्का चेंजेस आएगा। अगर आपने इसमें चेंज किया तो इसमें भी चेंज आएगा। अगर आपने फॉर एग्जांपल इसको चेंज किया तो क्या होगा, तो इन सभी में चेंज आएगा। तो कहने का यहाँ पे मतलब है कि कभी कभार जो है कोई एक चीज को आप चेंज करने जाओ तो और चीजों में भी, सब सिस्टम में भी जो है चेंज आ जाता है, जिसके कारण अगेन जो है वो रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट इज योर ग्रुप इनर्शिया। Sometimes even if individuals wants to change their behavior, group norms may act as a constraint. ठीक है, अब इंडिविजुअल जो है, ठीक है, इंडिविजुअल लेवल पे वो कहता है कि ठीक है भाई मैं इस चेंज को जो है एक्सेप्ट कर लूंगा, बट जो ग्रुप नॉर्म्स के कारण जो है, ग्रुप है, अब ग्रुप बोलेगा कि भाई नहीं हम जो है इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अगर हम एकजुट होकर रहे तो हम इसको रेजिस्ट कर सकते हैं। तो बंदा जो बंदा हाँ कह रहा था ना पहले कि हाँ मैं चेंज को एक्सेप्ट कर लो, वो बंदा भी उस ग्रुप नॉर्म के कारण वो मान जाता है कि भाई नहीं, हम इसको क्या करते हैं, हम इसको चलो रेजिस्ट करते हैं। देन थ्रेट टू एक्सपर्टीज। अब देखो कोई बंदा सालों से एक ही काम कर रहा है तो वो एक्सपर्ट हो जाता है उस काम में। अब एकदम से उसको बोला जाए कि भाई चेंज हो रहा है टेक्नोलॉजी, तुमको बदलना पड़ेगा, तो उसका वो जो इतने सालों से वो जो काम कर रहा था वो एक्सपर्टाइज उसका लॉस्ट हो जाता है ना। तो सो इन सच अ सिचुएशन दैट एम्प्लॉय इज लाइकली टू रेजिस्ट टू दिस चेंज, ठीक है। नेक्स्ट इज थ्रेट टू एस्टैब्लिश्ड पावर रिलेशनशिप। अगेन चेंजेस आने से जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड पावर रिलेशन है उसमें बदलाव आपका आएगा। फाइनली यू हैव रिसोर्स एलोकेशन, लोकेशन नहीं यहाँ पे एलोकेशन है, ठीक है, रिसोर्स एलोकेशन में भी चेंजेस आ जाएगा। तो अगेन ऑल दीज फॉर्म द पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल रेजिस्टेंस। सबके कारण जो है ऑर्गेनाइजेशन में रेजिस्टेंस हो सकता है, ऐसे रेजिस्टेंस जो कि ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे आपको देखने को मिलता है। जो सेकंड पार्ट है वो है आपका इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। ऐसी चीजें जो इंडिविजुअल लेवल पे आपको देखने को मिलता है, जैसे कि हैबिट हो गया, कोई ऐसा हैबिट है जो एम्प्लॉय डेली करता रहता है, बट आप चेंज के कारण उसको वो बदलाव करना पड़े, सो आप उसको उसके हैबिट को चेंज कर रहे हो, जो कि जिसको कि वो करने से क्या करेगा, वो रेजिस्ट करेगा। देन यू हैव सिक्योरिटी। सिक्योरिटी यहाँ पे जॉब सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं ना। लोगों को लगेगा कि भाई मैं इतने सालों से इतना अच्छे से ये काम करता आ रहा हूँ, बट एकदम टेक्नोलॉजी चेंज होने के कारण मेरे को जो है नया टेक्नोलॉजी लर्न करना पड़ेगा, क्या पता मैं उसको ना लर्न कर पाऊँ। तो ऐसे जो सिचुएशन में वो उसको भी लगेगा यार मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, थोड़ा सा वो कंफ्यूज रहेगा, है ना। सो ऐसे सिचुएशन में उसको जो है जॉब सिक्योरिटी उसको नहीं लगता कि मेरे को क्या पता निकाल दे अगर मैं ठीक से काम ना करूँ तो। सो दैट इज योर related to your job security. नेक्स्ट इज कोई भी इकोनॉमिक फैक्टर्स के कारण दैट एम्प्लॉयज में फील दैट द प्रपोज चेंज में रिड्यूस देयर मंथली पे, सो दैट इज योर इकोनॉमिक फैक्टर। देन यू हैव फियर ऑफ अननोन। उन्हें वैसे ही डर लगता है, ठीक है, लोगों को ही डर लगता है, भाई चेंज से ही डर लगता है, सो दैट इज योर फियर ऑफ अननोन। देन लैक ऑफ अवेयरनेस, लोगों को ज्यादा अवेयर नहीं है, व्हेन पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ द प्रपोज चेंज, देन दैट इज ऑल्सो
दैट में ऑल्सो लीड टू इंडिविजुअल रेजिस्टेंस एंड फाइनली यू हैव वेरियस सोशल फैक्टर्स, ठीक है। इंडिविजुअल एम्प्लॉयज जो हैं दे मे रेजिस्ट चेंजेस ईदर बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रुप और द यूनियन टू विच दे बिलोंग, ठीक है। सो सोशल फैक्टर्स होते हैं, लोग किसी यूनियन का पार्ट होते हैं। अब यूनियन बोल रहा है भाई हम जो है ये काम नहीं करेंगे, हम जो है एज अ यूनियन बोल रहा है, यूनियन का कॉल आता है, यूनियन बोलता है कि भाई हम जो है स्ट्राइक करेंगे, इसके खिलाफ सारे एम्प्लॉय स्ट्राइक में पार्टिसिपेट करना। अब क्योंकि एम्प्लॉय जो है एक पार्ट ऑफ यूनियन है तो उसको एम्प्लॉय को स्ट्राइक पे पार्टिसिपेट करना पड़ता है, इवन तो पर्सनल उसका व्यू अलग हो गया। सो दैट इज अगेन योर सोशल फैक्टर्स एंड ऑल दिस विल लीड टू रेजिस्टेंस। और ये जो है ये सारा जो है इंडिविजुअल लेवल पे रेजिस्टेंस है। सो दिस इज योर इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। तो हमने रेजिस्टेंस देखा कि होता क्या है, और रेजिस्टेंस जो है आप क्या क्या लेवलों पे देख सकते हो, यानी कि क्या क्या सोर्सेज है उसके, ठीक है। यू कैन सी देयर आर टू सोर्सेज विच इज ऑर्गेनाइजेशनल रेजिस्टेंस एज वेल एज देयर इज इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। अब ये रेजिस्टेंस के बारे में हमने देख लिया, उसका जो सोर्सेज है वो हमने देख लिया। अब हाउ विल यू ओवरकम रेजिस्टेंस, देखो ये जो रेजिस्टेंस टू चेंज है, ठीक है, रेजिस्टेंस टू चेंज है, उसको ओवरकम करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आपने ओवरकम नहीं किया तो आप जो है नए पॉलिसी या नए चेंज को आप तो देखो अप्लाई ही नहीं कर पाओगे ना, आप उसको अप्लाई ही नहीं कर पाओगे तो फिर कोई फायदा ही नहीं रह जाएगा। तो आप किस तरीके से, क्या क्या स्टेप्स है, क्या कोई स्टेप्स है जिसके कारण, जिसके हेल्प से हम जो है इसको ओवरकम कर सकते हैं, ये हम एक बार देख लेते। अब आपके बुक्स में ये टेबल, अच्छा सा टेबल दिया गया है, पेज नंबर आपका ये कौन सा पेज नंबर है, पेज नंबर 24 पे आपका दिया हुआ है टेबल 18.2 विच विल शो यू हाउ टू ओवरकम ऑल दिस रेजिस्टेंस टू चेंज। यू कैन ओवरकम ऑल दिस रेजिस्टेंस टू चेंज बाय प्रोवाइडिंग एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन। देखो अगर आप जो है एम्प्लॉइज को बताओगे, एजुकेट करोगे, भाई कंप्यूटर जो है टाइपराइटर से ज्यादा अच्छा है कंप्यूटर में काम करना, कंप्यूटर के फायदे आप गिनवा दो लोगों को, है ना, कि कंप्यूटर फास्ट है, एफिशिएंट है, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, वही एक्सेल में सब कुछ कैलकुलेट कर देगा, ये है वो ऐप, आपका टाइम बचेगा, आप जल्दी घर जा पाओगे। तो ऐसे फायदे अगर आप गिना दोगे ना तो एम्प्लॉय जो है ही विल बी एबल टू विलिंग टू एक्सेप्ट चेंज। बट इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये जो है थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है ना, लोगों को समझाना बुझाना, ये थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है। और आप इसको किस सिचुएशन में यूज कर सकते हो, व्हेन पीपल लैक इन्फॉर्मेशन और दे हैव इनएक्यूरेट या फिर कम इन्फॉर्मेशन अगर उनके पास हो तो आप उनको जो है एजुकेट कर सकते हो। इसके अलावा और क्या मेथड क्या है, पार्टिसिपेशन एंड इन्वॉल्वमेंट, ये आपका सेकंड स्टेप है। आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, और जो लोग हैं आप इसको कब यूज करोगे, व्हेन अदर पीपल हैव इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और पावर टू रेजिस्ट, ठीक है। ऐसे सिचुएशन में यू कैन यूज पार्टिसिपेशन और इन्वॉल्वमेंट मेथड। इसका एडवांटेज ये है कि इट विल एड इन्फॉर्मेशन, जिन लोगों को पता नहीं है उन लोगों को और ज्यादा पता लग जाएगा, बट यही अगेन ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। जो थर्ड मेथड है वो है आपका फैसिलिटेशन एंड सपोर्ट। आप फैसिलिटेट कर सकते हो, सपोर्ट कर सकते हो। आप इसको कैसे सिचुएशन में यूज करोगे, जहां पे जो है रेजिस्टेंट ट्रेसेस टू रिसोर्स और एडजस्टमेंट प्रॉब्लम, अगर एडजस्टमेंट प्रॉब्लम के कारण कोई वो हो रहा है, रेजिस्टेंस हो रहा है कि एम्प्लॉय बोल रहा है भाई मैं ये नए चेंज में ना एडजस्ट नहीं कर पाऊंगा, तो उसके लिए आप सपोर्ट प्रोवाइड करो, ठीक है। सो दैट इज योर फैसिलिटेशन एंड सपोर्ट। अब अगेन ये जो है थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग तो है, बट इसका फायदा यही है कि वो डायरेक्टली जो है एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, प्रॉब्लम स्पेसिफिक जो रिसोर्स है उस प्रॉब्लम को ये सुलझाता है, ठीक है। द फोर्थ मेथड इन विच यू कैन ओवरकम द रेजिस्टेंस टू चेंज इज नेगोशिएशन एंड एग्रीमेंट। अब चेंज के कारण जो एक बंदा या फिर एक ग्रुप है या फिर एक यूनियन है, उनको लगता है कि हमसे कुछ छिन जाएगा, तो ऐसे लोगों के साथ आप क्या कर सकते हो, आप नेगोशिएट कर सकते हो, उनके साथ कोई एग्रीमेंट फॉर्म कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पे जो है इसका एडवांटेज ये है, मेजर रेजिस्टेंस आप इन्वॉल्व कर सकते हो, अवॉइड कर सकते हो, जैसे कि स्ट्राइक हो गया, मेजर वो क्या है रेजिस्टेंस, स्ट्राइक हो गया मेन, है ना। अगर आपको लॉकआउट कर दिया तो ये सारा मेजर फॉर्म्स ऑफ जो रेजिस्टेंस है उसको आप अवॉइड कर सकते हो इस नेगोशिएशन और एग्रीमेंट की मदद से। बट ये जो है थोड़ा एक्सपेंसिव जो है प्रोसेस हो सकता है। द फिफ्थ स्टेप इज मैनिपुलेशन एंड को-ऑप्टेशन। सो आप मैनिपुलेट कर सकते हो, बट आप इसको कब यूज करोगे, व्हेन अदर मेथड्स डोंट वर्क। बाकी सारे मेथड अगर फेल हो जाए तो आप मैनिपुलेट कर सकते हो। ये क्विक होता है, इनएक्सपेंसिव होता है, बट फ्यूचर में ये प्रॉब्लम हो सकता है। आप टाइमली उस टाइम में कुछ भी मैनिपुलेट करके, कुछ भी लोगों को झूठ बूठ बोल के जो है आपने समझा दिया, सब लोगों ने हाँ हाँ बोल दिया, बट फ्यूचर में जो है इसका प्रॉब्लम हो सकता है। फ्यूचर में जब लोगों को पता लगेगा ना कि आपने उन लोगों को बेवकूफ बनाया, तो भाई उन लोगों को दिक्कत होगी और वो लोग रेजिस्ट फ्यूचर में कर सकते। तो इसका यही है नुकसान की फ्यूचर में जो है डिसएडवांटेज यही है कि फ्यूचर में आपको दिक्कत होने के चांसेस बहुत ज्यादा है।
द सिक्स्थ एंड द लास्ट स्टेप इज एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कोएर्शन। ठीक है, एक्सप्लिसिट ऐसा चीज है जो एक्सप्लिसिट हो और इम्प्लिसिट हो। अब ये चीजें जो है, स्पीड इज इंपॉर्टेंट एंड चेंज एजेंट हैज पावर। तो स्पीड जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, ऐसे सिचुएशन में आप इसको यूज कर सकते हो। ये जो है क्विक है, बहुत जल्दी जो है ओवर पावर कर सकते हो आप रेजिस्टेंस को, बट ये रिस्की भी है, रिस्की इफ पीपल बिकम क्रेजी। सो दीज आर ऑल द स्टेप्स। क्या क्या मेथड है, हमने 6 मेथड देखे है ना, ये आपके 6 मेथड हैं। दिस ऑल दिस 6 मेथड विल हेल्प यू टू ओवरकम रेजिस्टेंस। अगर जो भी रेजिस्टेंट कर रहा है, ठीक है, जो भी लोग जो है, जितने भी लोग हैं जो रेजिस्ट कर रहे हैं चेंज को, इन लोगों को इन मदद से, इन स्टेप्स से, इन मेथड से हम क्या कर सकते हैं, हम उनको ओवरकम कर सकते हैं द रेजिस्टेंस टू चेंज। ठीक है, यहाँ पे देख लिया हमने क्या क्या सिचुएशन में आप उसको यूज कर सकते हो, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड ऑल्सो व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस। अब जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मैनेजिंग चेंज। अब चेंज तो हो गया, अब उसको आप मैनेज किस तरीके से करोगे। फाइनली वी कंसिडर द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सक्सेसफुल मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल चेंज। द फॉलोइंग 6 फैक्टर्स आर टू बी कंसिडर। तो ये 6 फैक्टर्स जो है, ये 6 फैक्टर्स, 6 फैक्टर्स, तो ऑल दी 6 फैक्टर्स आर टू बी कंसिडर्ड इन दिस कंटेक्स्ट। तो मैनेजिंग चेंज, जब भी आप मैनेज चेंज करोगे, ये 6 चीजें जो है आपको ध्यान में रखनी होगी। पहला चीज है दैट इज एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस। ऑर्गेनाइजेशन जो है आइसोलेशन में काम नहीं करता, देयर आर वेरियस, बहुत सारे बाहर के चीजें होते हैं, जैसे लोकेशन हो गया, रीजन हो गया, नेशन हो गया, इंटरनेशनल चीजें हो गया, पॉलिसीज हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, कोई भी पॉलिटिकल लीगल एनवायरमेंट में चेंजेस आ गए, सोशल एनवायरमेंट में चेंजेस आ गए, कोई भी जो डिमांड ऑफ द एनवायरमेंट जो है वो आपको कंसिडर करना पड़ेगा कोई भी चेंज से पहले। सो अगर आप कोई भी चेंज करना चाह रहे हो, उस चेंज से पहले यू शुड कीप इन माइंड दैट बिफोर डूइंग दैट कि आपका जो है ऑर्गेनाइजेशन में क्या सिचुएशन है, उस हिसाब से आपको चेंज करना है। Next is whole view of the organization. It is always necessary that manager should take whole view of the organization while proposing change. यानी देखो हम ये क्या पढ़ रहे हैं, हम मैनेजिंग चेंज, यानी कि चेंज जब हम लाते हैं हमें क्या क्या दिमाग में याद रखना है, ठीक है, ध्यान रखना है। अब आप पहले तो आप ध्यान रखोगे कि किस टाइप के एनवायरमेंट में आप क्या काम कर रहे हो, फिर आप देखोगे कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है, आपको ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल लेके चलना है। फॉर एग्जाम्पल आपको प्रोडक्शन में कुछ चेंज लाना है ना, तो आप खाली अपना प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ध्यान में रख के नहीं चेंज ला सकते। आप देखोगे कि प्रोडक्शन में अगर मैं चेंज लाई तो वो मार्केटिंग वाले पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो वो सेल्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, फाइनेंस पे भैया क्या इफेक्ट पड़ेगा। मतलब कि कहने का मतलब है आप जो है एक डिपार्टमेंट में चेंज ला रहे हो, आपको पूरे ऑर्गेनाइजेशन के सारे डिपार्टमेंट्स को भी देखना पड़ेगा, यानी कि आपको पूरे ऑर्गेनाइजेशन को देखना पड़ेगा। सो यू शुड हैव अ होल व्यू ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। होल यहाँ पे न्यू नहीं है, यहाँ पे व्यू है। You should have a whole view of the organization before you take part in any change, before you commit to any change, ठीक है। नेक्स्ट इज सपोर्ट ऑफ टॉप मैनेजमेंट। अब टॉप मैनेजमेंट का सपोर्ट जो है बहुत ही ज्यादा जरूरी है, उसके बिना तो आप चेंज को नहीं ला सकते। एम्प्लॉय का पार्टिसिपेशन भी बहुत जरूरी है, ओपन कम्युनिकेशन बहुत होना जरूरी है, इंसेंटिव्स एंड रिवॉर्ड्स भी जो है आपको होना जरूरी है, क्योंकि अगर प्रॉपर इंसेंटिव और रिवॉर्ड का सिस्टम रहेगा ना तो वो एम्प्लॉय के लिए अच्छा है। एम्प्लॉय को वो क्या करेगा, वो मोटिवेट करके रखेगा, है ना। तो सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन के लिए अब आप चेंज जो ला रहे हो, अब आपने वही कंप्यूटर वाला एग्जांपल अगर हम लेंगे, अगर हम लोगों को बोलते हैं कि भाई कंप्यूटर आने से तुम लोग जो है अब 2 घंटा जल्दी घर जा पाओगे, अब लोग भी खुश होने का, अच्छा ऐसा है क्या, मैं पहले 7 बजे घर जाता था, मैं 5 बजे ही घर जा पाऊंगा क्या। तो खुशी खुशी एक लगता है, एक रिवॉर्ड उसको एक लगता है कि हाँ भाई ये जो है मेरे को रिवॉर्ड मिल रहा है, तो वो जो है चेंज को एक्सेप्ट कर लेगा, है ना। सो यहाँ पे एक प्रॉपर अगर रिवॉर्ड और इंसेंटिव का ऐसा सिस्टम हो तो अब भी आप जो है मैनेज चेंज को जो है अच्छे से मैनेज कर सकते हो, ठीक है। सो ये सारी चीजें जो है आपको दिमाग में रखना है आप जब भी चेंज करोगे। तो मैनेजिंग चेंज में यहाँ पे आप को अगेन एक टेबल दिया हुआ है, टेबल 18.3 जो कि आपके पेज नंबर 25 में दिया गया है बुक्स के। यहाँ पे अगेन वो सारे फैक्टर्स दिए गए हैं, ठीक है। एनवायरमेंट इन्फ्लुएंसेस यहाँ पे की है, यानी कि ये सारे फैक्टर्स हैं। अब इनका इम्पैक्ट क्या है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स अ मेजर फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द चेंज। अब एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। होल व्यू ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कॉम्प्रिहेंसिव इफेक्ट ऑन ऑर्गन, इसका जो है कॉम्प्रिहेंसिव इफेक्ट होता है। यहाँ पे इम्पैक्ट बोला जा रहा है कि इसका क्या इम्पैक्ट है, ठीक है। अब सपोर्ट ऑफ टॉप मैनेजमेंट, इट मिनिमाइजेज द प्रॉब्लम व्हाइल इंप्लीमेंटिंग द चेंज। अगर देखो आपका टॉप मैनेजमेंट का सपोर्ट रहेगा तो आपको जो है चेंज इंप्लीमेंट करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। चेंज को इंप्लीमेंट करने के लिए टॉप मैनेजमेंट का सपोर्ट होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एम्प्लॉय का अगर पार्टिसिपेशन होगा तो अगेन कॉपरेशन होगा सबका, तो इंप्लीमेंट चेंज जल्दी हो जाएगा। और ओपन कम्युनिकेशन रहेगा तो जो है किसी भी तरीके का मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगा और अगेन
जो है चेंज आप अच्छे से कर सकते हो। इंसेंटिव और रिवॉर्ड जो है प्रॉपर रहेगा तो एम्प्लॉय जो है एनकरेज रहेगा, है ना। एम्प्लॉय एनकरेज रहेगा तो चेंज को भी जो है वो क्या होगा, चेंज को वो जल्दी से एक्सेप्ट कर लेगा। तो ये सिंपल सा टेबल है जो हमने पहले बताया, उसी को जो है एक टैबुलर फॉर्म में दिया गया है कि जो कौन से 6 फैक्टर्स है और उनका जो है इम्पैक्ट क्या है, ठीक है। सो यहाँ पे हमने देख लिया कि हम जो है वो मैनेज कैसे कर सकते हैं चेंज को। नेक्स्ट हमको क्या देखना है, नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द टारगेट्स ऑफ चेंज। नाउ द चेंज इज यूजुअली कैरीड आउट विद अ व्यू टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस और वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग 4 एलिमेंट्स। तो हमारा टारगेट क्या है चेंज का, ठीक है। हम चेंज क्यों कर रहे हैं, हम एग्जाम में पढ़ना है, क्यों हम चेंज क्यों कर रहे हैं, एग्जाम में पढ़ के मार्क्स लाने के लिए, है ना। सिमिलरली ऑर्गेनाइजेशन में भी हम चेंज क्यों कर रहे हैं, हमारा चेंज का टारगेट क्या है, वो हमें यहाँ देखना है। सो चेंज के मेन 4 टारगेट्स होते हैं। पहला आ गया ह्यूमन रिसोर्स, सेकंड इज फंक्शनल रिसोर्स, थर्ड इज योर टेक्निकल कैपेबिलिटी एंड योर फोर्थ वन इज ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी। तो इस कारण जो है हम चेंज करते हैं। अगर हम ह्यूमन रिसोर्स की बात करें ना, ह्यूमन रिसोर्स जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन के बिना तो काम ही नहीं चलेगा। ह्यूमन रिसोर्स कॉन्स्टिट्यूट द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ह्यूमन रिसोर्स को, एचआर को जो है ह्यूमन रिसोर्स, जो भी एम्प्लॉयज जो है उनको हम क्या बोलते हैं, दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। नाउ द कॉम्पिटेंसीज एंड द ओवरऑल सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड ऑन द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ इट्स एम्प्लॉयज। तो हमारा एम्प्लॉयज हम किस तरीके के लोगों को भर्ती करेंगे, अगर हम अच्छे लोगों को भर्ती करेंगे तो अच्छे से हमारा काम होगा, कॉम्पिटेंट लोग होंगे, स्पेशलिस्ट लोग होंगे तो हमारा काम भी अच्छे से होगा। सो उनको मैनेज करके रखना, उनको खुश करके रखना, उनको मोटिवेट करके रखना ताकि वो हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको छोड़ के ना जाए। तो ये सारा जो है हमें देख के रखना होगा, ठीक है। So the organization will have to find out the most effective way of motivating this human resource. So this is again one of the target of change. Just the second target is your functional resources. Now each organizational function needs to develop procedure which will help the organization to manage the environment. As the environment changes, organizations often transfer resources to the functions where maximum value can be created. अब फंक्शंस जो है, कोई भी फंक्शन है, अब हमें लग रहा है कि हम जो है अगर प्रोडक्शन में ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, ठीक है, जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे तो हमारा जो है प्रॉफिट बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर हमें लग रहा है कि हम मार्केटिंग को ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे तो हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे जो है फंक्शनल लेवल पे किस तरीके से किसको टारगेट कर रहे हो वही यहाँ पे बताया गया है। थर्ड जो है आप टारगेट क्या कर सकते हो, आप टेक्नोलॉजी को टारगेट कर सकते हो। आपको लग रहा है कि जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है वो आपका उतना सफिशिएंट नहीं है प्रॉफिट कमाने के लिए, कोई एक नया टेक्नोलॉजी मार्केट में आ गया है तो क्या हमें ये नया टेक्नोलॉजी यूज करना चाहिए, तो टेक्नोलॉजी पे अगर फोकस होगा दैट इज योर अगेन टारगेट ऑफ चेंज। तो हमारा यहाँ पे टारगेट है टेक्नोलॉजी का। फोर्थ वन इज ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी, जहां पे हमें लग रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन के भाई स्ट्रक्चर में ही कुछ कमी है, ठीक है, हमारा प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है क्योंकि हमारा ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर में ही कुछ बेसिक कमी है, तो आप उसको बदलने की कोशिश करोगे। सो दैट इज योर ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटीज। तो यहाँ पे क्या है, टारगेट्स ऑफ चेंज में हम बस यही देख रहे हैं हमारा फोकस क्या है चेंज का, कौन सा डिपार्टमेंट में हम जो है चेंज को लाना चाहते हैं, ठीक है। सो दिस इज योर टारगेट ऑफ चेंज। Now next we have to study is the strategies of change. An appropriate strategy for implementing the change is to be followed to get the best result from proposed changes. तो एक अच्छा सा appropriate strategy जो है वो यूज करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है ना। अगर एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी नहीं होगा तो हम चेंज को ढंग से ला नहीं पाएंगे। सो अगर हम स्ट्रैटेजी की बात करें, 2 तरीके के स्ट्रैटेजी हो सकते हैं, ठीक है। पहला हो गया हमारे पास एवोल्यूशनरी स्ट्रैटेजी और सेकंड हो गया हमारे पास रेवोल्यूशनरी स्ट्रैटेजी। एवोल्यूशनरी स्ट्रैटेजी वो है विच इज ग्रेजुअल, इंक्रीमेंटल एंड स्पेसिफिकली फोकस, ठीक है। एवोल्यूशनरी, देखो एवोल्यूशन जो है वो एक स्लो प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस है ना, धीरे 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 धीरे। तो धीरे 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 अगर आप इंक्रीमेंट करोगे, धीरे धीरे ग्रेजुअली आप चेंज लाओगे, दैट इज योर एवोल्यूशनरी प्रोसेस। फिर आपका आता है रेवोल्यूशनरी प्रोसेस, ठीक है, विच इज सडन, ड्रास्टिक एंड ऑर्गेनाइजेशन वाइड। ऐसा जो चेंजेस जो कि एकदम सडन है, एकदम जल्दी से टॉप मैनेजमेंट बोला भाई कल से हम ये करेंगे, कल से हम वो करेंगे, सो दैट इज योर रेवोल्यूशनरी चेंज। अब अगर हम रेवोल्यूशनरी चेंज की बात करें, एकदम से जो चेंजेस होते हैं वो उसको करने के भी 3 तरीके होते हैं, ठीक है। पहला हो गया आपका री इंजीनियरिंग, सेकेंड हो गया रीस्ट्रक्चरिंग एंड थर्ड वन इज योर इनोवेशन। री इंजीनियरिंग क्या होता है, री इंजीनियरिंग में हम री थिंक करते हैं, री डिजाइन करते हैं बिजनेस प्रोसेस को, ठीक है। यहाँ पे री करते हैं, वी विल रीथिंक, वी विल रीडिजाइन, किसको, बिजनेस प्रोसेस को।
बिजनेस प्रोसेस को हम रीथिंक करेंगे और रीडिजाइन करेंगे ताकि हमारा ऑर्गेनाइजेशन का इफेक्टिवनेस जो है वो मैक्सिमम आए, ठीक है। सो दैट इज योर री इंजीनियरिंग। रीस्ट्रक्चरिंग क्या होता है? रीस्ट्रक्चरिंग में हम बेसिकली डिफरेंट लेवल्स हम क्या करते हैं, कोई डाउन साइज कर दिया, ऑर्गेनाइजेशन का जो लेवल है लेवल में कम कर दिया, डाउन साइजिंग कर दिया, या फिर कोई नया लेवल ऐड कर दिया, दैट इज योर रीस्ट्रक्चरिंग। स्ट्रक्चर में कोई भी चेंज लाना, दैट इज रीस्ट्रक्चरिंग। एंड फाइनली यू हैव इनोवेशन। इनोवेशन में क्या होता है? इनोवेशन इज अ प्रोसेस बाय विच organizations use their skills and resources to develop new goods and services or to develop new production and operating system। तो innovation में हम कुछ नया ही करते हैं ना, so that is your innovation। So these are the three approaches in revolutionary strategy। So strategy of change दो तरीके के होते हैं, एक तो evolutionary और एक revolutionary। revolutionary भी आप तीन तरीके से कर सकते हो, re-engineering, restructuring as well as innovation। इसके अलावा देर आर ऑल्सो अदर क्लासिफिकेशन ऑफ चेंज स्ट्रैटेजी। फर्स्ट वन इज योर फोर्स्ड कोअर्शन स्ट्रैटेजी। यहाँ पे क्या होता है, हम अब रिवॉर्ड और पनिशमेंट देते हैं, जबरदस्ती का चेंज करते हैं। जबरदस्ती चेंज अगर आपको लाना है तो या तो रिवॉर्ड देना होगा या तो पनिश करना होगा लोगों को, ठीक है। दैट इज हाउ यू फोर्स द चेंज। नेक्स्ट इज रैशनल परसुएशन। रैशनल परसुएशन क्या होता है? अंडर दिस स्ट्रैटेजी एन अटेम्प्ट इज मेड टू मेक द एम्प्लॉइज टू एक्सेप्ट द चेंज। हम लोगों से जो है बात करेंगे, हम लोगों को समझाएंगे, बुझाएंगे। सो दैट इज हाउ यू विल ट्राई टू परसुएड दैट एम्प्लॉय, ठीक है। सो दैट इज योर रैशनल परसुएशन स्ट्रैटेजी। एंड थर्ड वन इज योर शेयर्ड पावर स्ट्रैटेजी। दिस इन्वॉल्व्स इन्वाइटिंग द एम्प्लॉयज टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन द ऑर्गेनाइजेशन टू द प्रपोज्ड चेंज। तो यहाँ पे जो है एम्प्लॉयज को इन्वाइट करेंगे, भाई तुम लोग जो है इस डिपार्टमेंट के तुम एम्प्लॉयज तुम आओ और ये हमारे सामने हमें ये चेंज करना है, तो तुम देखो ये चेंज हम कर सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे जो है आप पावर दे रहे हो एम्प्लॉय को भी फॉर डिसीजन मेकिंग, ठीक है। सो दीज आर सम अदर स्ट्रेटजी जिससे जो है आप चेंजेस को कर सकते हो। Now next we will see how you will build an effective organization. Now an effective organization is the one which utilizes its resources in a way that maximizes the organization's ability to create a value। अब हम जो है कोई गोल अचीव करने के लिए काम कर रहे हैं, कोई ऐसा प्रोडक्ट हम लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि वैल्यू दे हमारे कस्टमर्स के लिए। सो एक इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन वही है जो अपने पास जितना भी रिसोर्सेज है उस रिसोर्सेज को मैक्सिमम यूटिलाइज करे ताकि हम जो है कोई वैल्यू क्रिएट कर सके, ठीक है। सोसाइटी के लिए कोई वैल्यू क्रिएट कर सके जिससे कि जो फाइनल एट द एंड ऑफ द डे हम प्रॉफिट तो कमाना ही कमाना है। सो दैट इज बिल्डिंग इफेक्टिवनेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में। इफेक्टिवनेस क्या होता है? इफेक्टिव जो है वो क्या है? वो ये चीज है। इफेक्टिव का मतलब यही होता है कि आपके पास जो चीज है, जो काबिलियत दी गई है ऑर्गेनाइजेशन के व्यू पॉइंट से अगर हम देखें तो आपके पास जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल है उसका आप मैक्सिमम यूटिलाइज करोगे टू अचीव योर गोल या फिर टू क्रिएट सम सॉर्ट ऑफ वैल्यू, ठीक है। नाउ देयर आर थ्री इफेक्टिवनेस। तीन तरीके के इफेक्टिवनेस होते हैं। पहला हो गया आपका एक्सटर्नल रिसोर्स इफेक्टिवनेस, इंटरनल सिस्टम्स इफेक्टिवनेस एंड थर्ड वन इज टेक्निकल इफेक्टिवनेस, ठीक है। सो एक्सटर्नल रिसोर्स इफेक्टिवनेस क्या है? द ऑर्गेनाइजेशंस कंट्रोल ओवर द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे, देखो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट नहीं, यहाँ पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं, यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, यहाँ पे सोशल फैक्टर्स हैं, यहाँ पे गवर्नमेंट के रूल्स एंड पॉलिसीज हैं। इन सारे चीजों पे हमारे ऑर्गेनाइजेशन का कितना कंट्रोल है, दैट इज योर एक्सटर्नल रिसोर्स इफेक्टिवनेस। सेकेंड वन इज योर इंटरनल सिस्टम्स इफेक्टिवनेस, यानी कि द इफेक्टिवनेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो डिपेंड्स ऑन हाउ डज द ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन इफेक्टिवली। इट शुड हैव अ स्ट्रक्चर एंड कल्चर, यानी कि उसके अंदर का स्ट्रक्चर और कल्चर किस तरीके का है, ठीक है। अंदर का कल्चर, अंदर का स्ट्रक्चर जो है वो किस तरीके का है, क्या वो चेंज को अपना सकता है, दैट इज योर इंटरनल सिस्टम इफेक्टिवनेस। एंड देन यू हैव टेक्निकल इफेक्टिवनेस, कितना टेक्निकली साउंड हो, क्या आपके पास डेवलपर्स हैं जो एकदम से कुछ चेंज आए तो वो डेवलप कर सकते हैं नया सॉफ्टवेयर वगैरह, कितना स्किल्ड है आपका रिसोर्सेज, ठीक है। दिस ऑल कम्स अंडर योर टेक्निकल effectiveness। नेक्स्ट इज फैक्टर्स इन बिल्डिंग इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन। अब क्या क्या आप एक ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड कर रहे हो बट वो इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन आपको बिल्ड करना है, ठीक है। एक प्रॉपर तरीके का ऑर्गेनाइजेशन, एक प्रॉपर इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करने के लिए कुछ फैक्टर्स होते हैं। और क्या क्या फैक्टर्स है वो? पहला फैक्टर है आपका सेंसिटिविटी ट्रेनिंग। सेंसिटिविटी ट्रेनिंग क्या होता है? दिस इज अ मेथड ऑफ चेंजिंग बिहेवियर थ्रू अनस्ट्रक्चर्ड ग्रुप इंटरेक्शन। The employees are brought together in free open environment, they discuss among themselves and thus they learn through serving and participating। तो लोग जो है एक दूसरे के साथ पार्टिसिपेट करते हैं,
पार्टिसिपेट करके वो प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो दैट इज योर सेंसिटिविटी ट्रेनिंग। नेक्स्ट इज सर्वे फीडबैक। आप सर्वे कर सकते हो, फीडबैक कर सकते हो, क्वेश्चनेयर वगैरह कर सकते हो, ठीक है। सो इट विल अगेन हेल्प यू टू बिल्ड एन इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन। आप प्रोसेस, यहाँ पे प्रोसेस है, यहाँ पे है प्रोसेस कंसल्टेशन, ठीक है। सो नाउ अंडर दिस मेथड एन आउटसाइड कंसल्टेंट इज एम्प्लॉयड टू असिस्ट द ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे हम क्या करते हैं, कंसल्टेशन के लिए हम एक आउटसाइडर को हायर करते हैं, ठीक है। एक आउटसाइड एक्सपर्ट को हायर करते हैं कि भाई हमारा जो है ये चेंज हो रहा है, आप जो है हमारी मदद करो। Next is team building. Now, modern organizations are increasingly relying on teams to accomplish work tasks. Team building utilizes high interaction in group activities to increase trust and openness among team members. So, अगर ज़्यादा openness होगा, ज़्यादा अच्छे से काम करेंगे तो क्या होगा, ऑब्वियसली जो है टीम पार्टिसिपेशन जो है बढ़ता चला जाएगा और एज ए टीम उसको लगेगा कि भाई हमारे सामने कोई भी चैलेंज अगर आप थ्रो करो हम उसको अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे, ना, अच्छे से प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। सो ऐसे सिचुएशन में जो है कोई भी चेंज भी इनके सामने ला दो वो भी अच्छे से उसको वो अडॉप्ट अच्छे से उसको कर लेंगे। देन यू हैव इंटर ग्रुप डेवलपमेंट। इंटर ग्रुप में डेवलपमेंट कितना है, ग्रुप्स जो है आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, बात करते हैं। प्रोडक्शन वाला डिपार्टमेंट वाला फाइनेंस से मिलता है कि नहीं, फाइनेंस वाला जो है HR वालों से मिलता है कि नहीं। सो ऑल दिस इज ग्रुप डेवलपमेंट, इंटर ग्रुप डेवलपमेंट। एंड फाइनली यू हैव इनोवेशन। इनोवेशन यानी कि न्यू आइडियाज जो है, कोई हमारा जो इनोवेशन से सिंपली इफेक्टिवनेस आता है ना, इफेक्टिवनेस जो होता है ऑर्गेनाइजेशन का वो इट विल लार्जली डिपेंड अपॉन द इनोवेटिवनेस ऑफ द योर ऑर्गेनाइजेशन। इनोवेटिवनेस कैन बी डेवलप्ड इन ऑल द फंडामेंटल एरियाज ऑफ द योर मैनेजमेंट, ठीक है। इसके अलावा हाउ विल यू क्रिएट अ लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो कि बार बार लर्न करता रहे। इट कैन बी डेवलप्ड बाय एस्टैब्लिशिंग अ स्ट्रैटेजी फॉर चेंज, इनोवेशन एंड कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। आप एक ऐसा बना दो कि भाई हम जो है कंटिन्यूअसली चेंज करते रहेंगे, ठीक है। कंटिन्यूअसली जो है हमने अब पहले ही बना रखा है हम अपना मोटो कि जब भी चेंज आएगा हम ऐसे बंदे होंगे जो चेंज को सबसे पहले अडॉप्ट करेंगे। सो आपके एम्प्लॉयज जो है उनको पता होगा कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में चेंज जो है वो फ्रीक्वेंटली होता रहता है, तो पहले से उनका दिमाग जो है रीसेट हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा यू कैन डिजाइन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। आप स्ट्रक्चर इस तरीके का बना दो टू फैसिलिटेट कंटिन्यूअस लर्निंग बाय ऑल द डिपार्टमेंट्स एंड एम्प्लॉयज, ताकि जो है वो लोग कंटिन्यूअसली लर्न करते रहें, वो कंटिन्यूअसली सारे एनवायरमेंट, एक्सटर्नल एनवायरमेंट, जो भी तरीके के चैलेंजेस हो, कोई भी चेंजेस आ रहे हो, उससे वो डायरेक्टली जो है वो कनेक्ट करते रहे, वो फेमिलियराइज होते रहे। और कोई भी चेंज में अगर आप जल्दी से डिसीजन मेकिंग करो तो वो जो है उसको लर्न करके जो है वो भी अडॉप्ट करते हैं, ठीक है। सो बाय रीशेपिंग द ऑर्गेनाइजेशन कल्चर यू कैन सूट द कंटिन्यूअस लर्निंग। सो इन दिस मेथड ऑल्सो अगेन यू कैन हेल्प द कंटिन्यूअस लर्निंग प्रोसेस को आप जो है फर्दर आप हेल्प कर सकते हो। सो एक कंटिन्यूअस लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डेवलप करना जो है, जो कि कंटिन्यूअसली अडॉप्ट कर सके हमारे चेंज को। हमने अगर चेंज एकदम से लेके आए और उस चेंज को अडॉप्ट करने की क्षमता जो है वो बढ़ जाती है। सो इसी के साथ हमने ये जो यूनिट है हमारे यूनिट 18 ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, वो यूनिट जो है कम्प्लीटली खत्म कर दिया है। क्या क्या पढ़ा हमने चेंज के बारे में पढ़ा, चेंज होता क्या है, ठीक है। चेंज जो है वो होता क्या है वो हमने देखा कि डिफरेंट फोर्सेज ऑफ चेंज होते हैं ना। क्या क्या फोर्सेज ऑफ चेंज हमने पढ़े, there were internal forces as well as external forces. So there were internal as well as there were external forces of change. फिर हमने देखा the process of change, है ना। process of change में हमने देखा कि change के process में मेनली दो मॉडल्स हैं हमारे पास, है ना। कि कौन कौन से दो मॉडल, एक तो जो कर्ट लुइन ने हमको दिया है और एक कंटिन्यूअस प्रोसेस मॉडल, ठीक है। ये हमने देखा। अब इस चेंज को जो है लोग जो है क्या करते हैं, रेजिस्ट करते हैं। तो रेजिस्टेंस होता क्या है हमने ये देखा। और रेजिस्टेंस जो है दो लेवल पे हो सकता है, एक तो ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे और एक इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, ठीक है। सो दीज आर टू टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस दैट यू कैन सी इन एन ऑर्गेनाइजेशन। और इस रेजिस्टेंस को आप ओवरकम किस तरीके से करते हो, ठीक है। रेजिस्टेंस आ जाए तो आप उसको ओवरकम किस तरीके से करते हो, चेंज को आप मैनेज कैसे करते हो, ठीक है। मैनेज आप करने के लिए आपके पास 6 तरीके के डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं, वो आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। देन यू हैव सर्टेन टारगेट्स ऑफ चेंज, कि मैं ऑर्गेनाइजेशन में चेंज कर रहा हूँ बट मेरा टारगेट एरिया क्या है, क्या मैं टेक्नोलॉजी को चेंज कर रहा हूँ, क्या मैं लोगों को चेंज कर रहा हूँ, क्या मैं कोई फंक्शन को चेंज कर रहा हूँ, तो दैट इज योर टारगेट ऑफ चेंज। देन वी स्टडीड अबाउट स्ट्रैटेजीज ऑफ चेंज, ठीक है। देयर वर वेरियस स्ट्रैटेजीज ऑफ चेंज, हमने वो चेंजेस का स्ट्रैटेजी पढ़ा। स्ट्रैटेजी में यानी कि ये एवोल्यूशन हो सकता है या फिर रेवोल्यूशन हो सकता है। चेंज जो है, चेंज आपका ग्रेजुअली हो सकता है या फिर एकदम से सडन चेंज भी हो सकता है।
देन फाइनली वी स्टडीड अबाउट बिल्डिंग इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन। एक इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन बनने के लिए हमें क्या क्या इफेक्टिवनेस पहले होता क्या हमने देखा, और इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन बनने के लिए क्या क्या फैक्टर्स इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट करते हैं, एंड हाउ विल यू क्रिएट अ लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो कंटिन्यूअस तरीके से जो है लर्न करता रहे, ताकि एकदम से अगर कोई चेंज वगैरह आए, चेंज को वो स्मूथली जो है अडॉप्शन प्रोसेस जो है एकदम स्मूथली हो जाए। ठीक है, सो यहाँ पे हमने ये जो यूनिट है, यूनिट 18 ऑर्गेनाइजेशनल चेंज जो है पूरा का पूरा हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। So that's it for this session. Thank you so much for watching. Like, share and subscribe to Riya's classes. Thank you and bye bye.